तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क एनर्जी एंड पावर वाला जो चैप्टर है आपका क्लास 11th का, उसमें ये आता है। इससे पहले हम लोगों ने एक एनर्जी ऑलरेडी पढ़ रखा है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। उससे रिलेटेड सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका एक्सप्रेशन भी डिराइव कर चुके हैं, उसके एग्जाम्पल भी देख चुके हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम में काइनेटिक एनर्जी का चेंज को भी हम लोग देख चुके हैं। आज उसी सीक्वेंस में हमारा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, यानी किसी बॉडी का उसकी जो स्थिति है, यानी इसका सिचुएशन है, कहाँ है, किस जगह है। दूसरा उसकी कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उसकी सजावट, उसका अरेंजमेंट कैसा है। इन सारी चीज़ों के वजह से किसी बॉडी में अगर कोई एनर्जी उसके अंदर इनहेरेंटली आ जाता है, स्टोर हो जाता है, तो उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग दो टाइप में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम लोग जीपीई और एक को कहते हैं ईपीई। जीपीई फुल फॉर्म है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ईपीई का फुल फॉर्म है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वन बाय वन ये दोनों को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीपीई को देखते हैं। जीपीई, तो जीपीई में हम लोगों ने इसका डेफिनेशन एक अलग कर लिया है, चूँकि पोटेंशियल एनर्जी में जो मैंने डेफिनेशन दिया था, एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, एंड या और दोनों यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम पोजीशन से किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी अगर स्टोर हो जाता है, तो उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको जीपीई कहते हैं। अगर चाहो तो आप इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हो, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यह है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं जीपीई। अब जीपीई का डेफिनेशन फिर हमने अलग कर रखा है यहाँ पे। एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस से, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से किसी चीज़ की पोजीशन अगर ऊपर में, यानी ग्राउंड लेवल से आप किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी हाइट में कोई अगर उसकी पोजीशन होता है उस बॉडी का, उस मास का, उस पोजीशन के वजह से उस बॉडी के अंदर, उस मास के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, जिस एनर्जी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल हमने दे रखा है, जैसे ये वाटर डैम है जहाँ पे बांध में पानी को हम लोग स्टोर करते हैं। तो पहले वाटर को हम लोग बंद करते हैं। बंद करने से होता है क्या, वाटर जब ये स्टोर होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के धरातल से उसकी हाइट जैसे जैसे ऊपर उठता है, तो उस वाटर का पोटेंशियल एनर्जी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। और जब ये काफ़ी हाइट पे आ जाता है, यानी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तो उसका फ्रीगेट्स होता है, वहाँ पे पानी को हम लोग रिलीज़ करते हैं। और रिलीज़ करने के बाद आगे टरबाइन होता है, वो उसको काफ़ी स्पीड से घुमाते हैं और उससे हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा होता है। दूसरा जैसे ये कार है, ये कार को हमने क्या करा है कि यहाँ ग्राउंड लेवल से इस टीले के ऊपर तक चढ़ा दिया। तो जब कार यहाँ पे इस ग्राउंड लेवल पे होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होता है, यानी जीपीई ज़ीरो होता है। जैसे वो इस टीले इतना हाइट पे वो आ जाता है ग्राउंड लेवल से, अब इस कार के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये बच्ची एक बॉल को लेकर के कुछ हाइट पे हाथ में पकड़ी हुई है, यानी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस से सम हाइट पे ये बॉल अगर है, और इस बॉल को बच्ची अगर वहाँ से रिलीज करता है तो वो बॉल नीचे की तरफ गिरता है, यानी उस बॉल के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी ग्राउंड लेवल से आप जितनी हाइट पे किसी चीज़ को ले जाओगे उसका पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतना बढ़ जाएगा। अब इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग एक्सप्रेशन निकालते, एक फार्मूला निकालते, इसका फार्मूला कितना होगा। तो इसके लिए हमने मान लिया कि ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस से, ये उनका सरफेस है, सरफेस से सम हाइट एस तक हमने किसी मास को ऊपर उठा लिया। मान लो ये कोई मास है हमारा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जिसका
वैल्यू है m, और इसको हमने h हाइट तक ऊपर तक उठाया, यहाँ तक इस मास को यहाँ लेके आया। अब ये जो मास है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h ऊंचाई पर है, h हाइट पे है, ये ना ऑन द सरफेस नहीं है। अब इसको जब हम ऊपर ले जा रहे थे, उस बॉडी को जब हम ऊपर ले जा रहे थे तो विदाउट एक्सीलरेशन उसको ऊपर ले जा रहे थे, मतलब उस बॉडी के ले जाने में कोई हमने एक्सीलरेशन नहीं करा है। अगर कोई एक्सीलरेशन नहीं करा है तो बॉडी को हमने यूनिफॉर्मली h हाइट तक लेके गया, और h हाइट तक ले जाते हुए में हमने कितना वर्क करा। तो जब इस बॉडी को हम ऊपर ले जा रहे होते हैं, इस बॉडी के ऊपर ये जो अर्थ है अपने सेंटर की तरफ उस पर एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को हम लोग mg कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम लोग वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। यानी उस बॉडी का, उस मास का ये वेट होता है जो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो अब इस बॉडी को अगर ऊपर ले जाना है विदाउट एनी एक्सीलरेशन, तो आपको इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी जितना उसका वेट है, जितना उसका भार है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए, उस फोर्स के अगेंस्ट आपको ले जाना है, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स मिनिमम इतना लगाना पड़ेगा mgh, तब जाके वो h हाइट तक रेज करेगा। तो माना कि हम लोगों ने लेट मास ऑफ द बॉडी का मास हमने m रखा है, हाइट थ्रू विच द बॉडी इज रेज, जितने हाइट तक बॉडी को ऊपर उठाया गया उस हाइट को हमने h रखा है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कितना हो रहा है, और ये जो वर्क कर रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को ऊपर की तरफ ले जा रहा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है, और इसका डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट का डायरेक्शन भी ऊपर ही है, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही तरफ है। तो उस समय हमारा जो वर्क डन ऑन द बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये बाहरी बल जो इस बॉडी को ऊपर रेज करने में, उठाने में जो वर्क करता है, तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट। आपने कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो बोला कि एक्सटर्नल फोर्स मिनिमम हम इस mg के बराबर यानी उसके वेट के बराबर लगाते हैं, जिसको बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी, एंड डिस्प्लेसमेंट हमने कितना उसको रेज किया, कितना हाइट ऊपर लेके गया, तो ये मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट में हाइट आ जाता है। तो mg उसका वेट है और हाइट h कर दिया हमने, तो ये वैल्यू हमारा जो आया, ये वर्क डन जो हुआ, ये वर्क डन आ गया mgh, यानी ये mgh वर्क इस बॉडी को यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में किया गया। अब जब तक ये बॉडी इस पोजीशन में है, इस हाइट पे है, उस वक्त तक इस बॉडी के अंदर एक एनर्जी उसके अंदर स्टोर है, और वो एनर्जी जितना वर्क हमने करा उसको उठाने के लिए mgh, इतना वर्क हमारा उस बॉडी के अंदर एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। तो बोलते हैं कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसी को लिखते हैं हम लोग, दैट इज एनर्जी के लिए सिंबल हम लोग U का इस्तेमाल करते हैं, तो U इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे mgh, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यानी Gp का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे mgh। तो ये तो हो गया mgh यानी Gp ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब आता है EPE को हम लोग फुल फॉर्म में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो फुल फॉर्म में लिख देता हूँ इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी का डेफिनेशन है बच्चों, एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, यानी किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन, उसका शेप, उसका आकार, उसका साइज, उसका स्ट्रक्चर अगर हम चेंज कर दें, अगर चेंज कर देने से उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाए, तो हम लोग उस एनर्जी को EPE यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में ले लिया जाए, जैसे ये कैटेपुल्ट है जिसको गुलेल कहते हैं, तो इस गुलेल को नॉर्मली अगर यहाँ पे एक पत्थर है छोटा सा लेकर के इसको हम लोग अगर फेंक रहे होते हैं, तो
अगर जस्ट उसके ऐसे खींच के यहाँ तक अगर नॉर्मल जो उसका लेंथ है वहाँ तक लाएंगे तो ये यहाँ से ये भागने वाला नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। जब आप इसको स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, तो खींचने के बाद आप इसके नॉर्मल जो पोजीशन है आप उसको चेंज कर रहे हो, यानी उसके कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या करते हो, चेंज कर रहे हो, आप उसको कॉन्फ़िगरेट कर रहे हो अपने हिसाब से। उसके बाद अगर आप छोड़ देते हो तो जो भी चीज़ इसके अंदर है, छोटा सा पत्थर होता है, जनरली गुलेल को लेकर के बचपन में आप खेला होगा, या चिड़िया उड़िया मारने के काम में आपने इस्तेमाल किया होगा, या कभी कभी आम वगैरह तोड़ने में हम लोग किया करते थे बचपन में। तो आप जो ही इसको छोड़ोगे तो यहाँ से वो काफ़ी स्पीड में निकलता है, नहीं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आता है। तो ये जो कंकरी है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आपने दिया, ये आया कहाँ से, तो ये आया, ये कैटेपल्ट का जो ये नॉर्मल सिचुएशन है, पोजीशन है, आपने उसके कॉन्फ़िगरेट कर दिया, उसको खींच के लंबा कर दिया, तो उसके अंदर आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। यानी शेप को चेंज कर दे, अगर हम उसके कॉन्फ़िगरेशन को अगर बदल दें, अगर अपने हिसाब से उसको हम एडजस्ट कर लें और उसके अंदर एनर्जी आ जाए, तो उस एनर्जी को हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ बच्चों यहाँ पे है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे एक नॉर्मल स्प्रिंग है जो बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में, मतलब ये हमने इसको कुछ नहीं करा है यहाँ पे। अभी आप इस स्प्रिंग को आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, ये नॉर्मल पोजीशन में है। अब इसको हमने क्या करा, कंप्रेस किया, ऊपर से इस स्प्रिंग को हमने दबा दिया। अब इसको दबा के आप जो ही छोड़ दोगे तो ये जो स्प्रिंग है अपने नॉर्मल पोजीशन में, जैसे पहले स्टैटिक में था, उसमें वो आने की कोशिश करता है। इसका मतलब आप जब उसको कंप्रेस करने के लिए आप फोर्स लगाते हो तो अपने पोजीशन को रिगेन करने के लिए, दोबारा अपने हालत में आने के लिए वो इंटरनल एक फोर्स लगाता है स्प्रिंग, जिसको हम लोग इंटरनल रिगेनिंग फोर्स कहते हैं। यानी उसके अंदर भी एक ऑटोमेटिकली वो फोर्स जनरेट हो जाता है, और जनरेट होने के बाद जो ही इस फोर्स को रिमूव करते हो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इसी स्प्रिंग को हमने क्या करा, इसको स्ट्रेच कर दिया, हमने इसको खींच दिया। अब इसको आप खींच करके पकड़ के रखे रहोगे तब तक वो स्ट्रेच फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो ही आप यहाँ पे इसको रिलीज करोगे, जो ही छोड़ दोगे, वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। अब तो हमने इसको स्ट्रेच किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, लेकिन हमने जब इसको छोड़ दिया अपने पोजीशन में कैसे आ गया, इसका मतलब स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया। जब हम इस पर फोर्स लगा रहे थे तो स्प्रिंग भी हमारे एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में एक रिगेनिंग फोर्स लगाता है, और हर लम्हा हर समय आप जितना फोर्स लगाते जाओगे उसको स्ट्रेच करने के लिए या कंप्रेस करने के लिए, स्प्रिंग के अंदर रिगेनिंग फोर्स स्वतः ऑटोमेटिकली उतना फोर्स जनरेट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और आपका जो एक्सटर्नल फोर्स होगा बिल्कुल इसके विपरीत यानी ऑपोजिट होगा। अगर आप कंप्रेस कर रहे हो इस डायरेक्शन में तो रिगेनिंग फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो तो रिगेनिंग फोर्स तब भी आपके इस डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी एक्सटर्नल फोर्स जब जितना आप लगाओगे उतना उसके अंदर रिगेनिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इस स्प्रिंग का। अब इस स्प्रिंग के अंदर जो ये एनर्जी आता है, उस एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग। इलास्टिक स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है वो कितना होता है और कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल स्प्रिंग दिखाया है। यहाँ पे इस नॉर्मल स्प्रिंग में बच्चों हमने एक स्प्रिंग को रखा है स्टैटिक पोजीशन में, यानी ये उसका नॉर्मल पोजीशन है, यानी ये जो इसके लेंथ है ये लेंथ उसका नॉर्मल है, यानी इसमें अपना कुछ नहीं करा है। अब हमने क्या करा, इसको फोर्स लगा करके हमने थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर दिया। नॉर्मल पोजीशन से हमने कितना स्ट्रेच कर दिया, तो नॉर्मल पोजीशन से हमने इसको x डिस्टेंस से उसको खींच दिया। तो कहा जाता है कि आप जितना फोर्स लगा रहे हो एक्सटर्नल, जितना लगाओगे उतना ही फोर्स वो रिगेनिंग भी लगाएगा। मान लो अगर 5 न्यूटन फोर्स लगा के आपने यहाँ तक खींचा है तो डेफिनेटली 5 न्यूटन फोर्स लगा करके ये स्प्रिंग फिर अपनी हालत में आ जाएगा, यानी इसका रिगेनिंग फोर्स भी उतना ही न्यूटन का हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप जब जितना फोर्स लगाओगे स्प्रिंग को स्ट्रेच करने या कंप्रेस करने के लिए, रिगेनिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो हमने इसको स्ट्रेच कर दिया कितना से, x डिस्टेंस से इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया। तो हुक साहब का जो लॉ है उस लॉ के हिसाब से फॉर अ स्मॉल स्ट्रेच और कंप्रेशन, चाहे उसको आप स्ट्रेच कर दो या उसको कंप्रेस कर दो,
तो स्ट्रेच या कंप्रेशन में क्या होता है, ये जो स्प्रिंग दोनों ही सिचुएशन में अपने पोजीशन में आने के लिए जो रिगेनिंग फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स लगाता है उसको रेस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो स्ट्रेच और कंप्रेशन आप कितना कर रहे हो जस्ट उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप जितना स्ट्रेच करोगे उतना ही वो आप उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। अब रेस्टोरिंग फोर्स को सिंबॉलिक फॉर्म में हमने एफएस कर दिया, यानी चूंकि ये स्प्रिंग के अंदर का फोर्स होता है रेस्टोरिंग फोर्स, यानी यहाँ पे एस का सिंबल हम स्प्रिंग के लिए ले सकते हैं। तो ये जो हमारा रिगेनिंग या रेस्टोरिंग फोर्स एफएस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेच या कंप्रेशन का। अब इसको हमने सिंबल में एफएस करा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स का। हमने कितना इसको स्ट्रेच करा है तो एक्स डिस्टेंस से इसको हमने स्ट्रेच कर दिया। तो स्ट्रेच या कंप्रेशन का जो वैल्यू है यानी एक्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे जो माइनस साइन लिया गया बच्चों, ये माइनस साइन का मतलब होता है कि जब आपने इसको स्ट्रेच करा तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, लेकिन स्प्रिंग ने जो रेस्टोरिंग या रिगेनिंग फोर्स लगाया ये हमारे इस डिस्प्लेसमेंट हमने इसके अंदर जो डेवलप कराया इस डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये रेस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग पर जो फोर्स लगा रहा है अपनी हालत में आने के लिए उसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, यानी स्ट्रेच हमारा इधर है और रिगेनिंग फोर्स हमारा या रेस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है। क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी और ये फोर्स भी। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट हो तो हम लोग वहाँ पे एक दूसरे के लिए किसी एक तरफ हम माइनस का साइन अप्लाई करते हैं। माइनस का मतलब होता है कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसको इक्वल करेंगे तो कुछ कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने इसको हटा के इक्वल का साइन दे दिया और यहाँ कर दिया के। और इस के को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये जो हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ के लेके आया इसको कहते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर। अब ये कहाँ से निकालते हैं हम लोग, जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में ये एफएस एक फोर्स है और माइनस के एक्स है। तो अगर हम इसको न्यूमेरिकली वैल्यू अगर लेते हैं एफ एस इक्वल टू के एक्स यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स केवल अगर लिया जाए तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा इतना। अगर के का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो एफ एस अपन यहाँ पे एक्स हो जाएगा। इसका यूनिट न्यूटन होता है, इसका यूनिट एसआई में मीटर होता है। तो ये न्यूटन पर मीटर या मीटर इनवर्स कहते हैं, यानी के का जो एसआई यूनिट आ गया वो न्यूटन मीटर इनवर्स आ गया। अब हम लोग कहते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उस बॉडी पर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू, ये जो स्प्रिंग हमारा रेस्टोरिंग फोर्स या रिगेनिंग फोर्स लगा रहा है बिल्कुल उसके इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो कहा जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स। जब जितना आप फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग भी अपने पोजीशन में आने के लिए रेस्टोरिंग फोर्स उतना लगाता है। इसलिए कहा जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो हम बाहर से फोर्स लगाते हैं, मैग्नीट्यूड में वो इंटरनल जो रिगेनिंग या रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है स्प्रिंग का, उस रेस्टोरिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स को सिंबॉलिक में हमने ले लिया FEXT, ये इक्वल टू हो जाएगा, इसका रेस्टोरिंग फोर्स है माइनस के एक्स, तो माइनस तो चूंकि उसके डायरेक्शन के लिए है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सिंबॉलिक फॉर्म में केवल के एक्स आ जाएगा। तो अब ये फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, सिंबॉलिकली ये आ गया के एक्स, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको खींच करके वो एक्स डिस्टेंस तक उसको लंबा कर दिया, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया है। तो स्ट्रेच करने में उन्होंने वर्क कितना करा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फॉर ए स्मॉल कंप्रेशन और स्ट्रेच या कंप्रेशन। मान लो इतना एक्सटर्नल फोर्स लगा और इतना एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद मान लिया जाए कि बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वो कवर हुआ या थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, थोड़ा सा वर्क होगा। अगर हम इसको इलाबोरेट करके अगर लिखना चाहें हम लोग, तो हमने फोर्स कितना अप्लाई करा मैग्नीट्यूड में, एक्सटर्नल फोर्स हमारा जो हुआ एक्सटर्नल फोर्स आ गया के एक्स,
और इतना फोर्स लगने के बाद स्प्रिंग में अगर थोड़ा सा एक्सटेंशन हो रहा है यानी dx, तो थोड़ा सा वर्क भी हो जाएगा, थोड़ा सा वर्क यानी dw हो जाएगा। F एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट उसका dx है, तो अब ये मिला के हो जाएगा F एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ kx एंड dx। इतना वर्क होगा जब थोड़ा सा उसमें स्ट्रेच आएगा यानी थोड़ा सा उस स्प्रिंग को आप खींच दोगे। dx का मतलब वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क भी स्मॉल होगा, तो यहाँ हमने dw लगा दिया। अब ये dw हो गया kx dx। अब इस स्प्रिंग को अगर हम मार्जिनली बिल्कुल उसके नॉर्मल हालत में एक्सटेंशन कुछ नहीं है यानी जीरो, और खींच करके हमने अगर x तक खींच दिया है तो कह रहा है कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है कहाँ से, 0 से x तक। 0 से x तक स्ट्रेच करने में स्प्रिंग को हम कितना वर्क कर रहे होते हैं, तो ये कितना वर्क होगा। अब इसको वर्क करना है कहाँ से, ये जो dw है हमने यहाँ करा है kx dx। अब इसको स्ट्रेच कर रहे हो आप कहाँ से, तो कहा जाता है कि आप 0 से लेके कितना स्ट्रेच करा हमने, x स्ट्रेच करा, तो ये उसका लिमिट हो गया, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट x। dw में ये इंटीग्रेशन को अगर हटा दें बच्चों तो w हो जाएगा। के कांस्टेंट हमारा उसको बाहर कर लेते हैं, चूंकि कांस्टेंट इंटीग्रेंट नहीं होता है, वो इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाता है। अब सिंपली रह गया यहाँ पे x dx। लिमिट को बार बार आप रिपीट करना कुछ ज़रूरी नहीं है, एक बार दिखा के आप छोड़ सकते हो। तो ये k हो गया। अब ये x ds का इंटीग्रेशन आप जानते हो, ये होता है x²/2। लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है ना, अपर लिमिट x है, तो ये 1/2 जो यहाँ पे जो इंटीग्रेंड हमने कर दिया उसको बाहर कर लेते हैं 1/2 को, और यहाँ k है। अब अंदर में रह गया x², तो इस x² में एक बार अपर लिमिट रखते हो आप यानी x, तो x² ही होगा। माइनस के बाद फिर x में ये लोअर लिमिट यहाँ रखोगे तो ये 0² हो जाएगा, यानी फाइनली ये हो जाएगा 1/2 k x²। यानी स्प्रिंग को हमने उसके नॉर्मल पोजीशन से यानी जो इसको स्टैटिक पोजीशन है वहाँ से हमने x तक स्ट्रेच करने में उस स्प्रिंग पर हमने इतना काम किया, ½ kx²। ये जो हमने स्प्रिंग पर काम करा एक्सटर्नल फोर्स से, ये वर्क एक्सटर्नल फोर्स ने करा, स्प्रिंग ने नहीं करा। स्प्रिंग के ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के काम किया। अब स्प्रिंग को आप सिस्टम मान लो, तो फिजिक्स में कहा जाता है कि जब भी किसी सिस्टम पर आप एक्सटर्नल फोर्स से उस सिस्टम पे काम करते हो तो एक्सटर्नल फोर्स के जरिया जितना वर्क होगा दैट वेरी अमाउंट ऑफ वर्क उस सिस्टम के अंदर एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। यानी ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स से वर्क करा, ये वर्क उस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी बन करके स्टोर हो जाता है। यानी दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। यानी हमने जो ये वर्क करा, ये वर्क हमारा स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 kx²। तो ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला आपका आ गया जी EPE, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी का दो फॉर्मूला बताया गया, एक mgh यानी GPE, दूसरा बताया गया EPE यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx²। तो ये दोनों ही फॉर्मूला को एक साथ मिला के हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहते हैं। एक फॉर्मूला फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ में उसकी पोजीशन क्या है, उसके वजह से उसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ GPE। दूसरा किसी का नॉर्मल पोजीशन को अगर हमने चेंज कर दिया और उसके वजह से उसके अंदर अगर एनर्जी आ गया तो उसको कहते हैं EPE, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये एक दूसरे के साथ संबंध रखता है, जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ये मैकेनिकल एनर्जी किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बिल्कुल कंजर्व होता है। इसके बाद जो आने वाला हमारा क्लास होगा, लेक्चर होगा बच्चों, वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे वीडियो को इस तरह से आप देखें, हमें हौसला अफजाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।